हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आईएमआरई सब्जेक्ट के जो आप पिछले वीडियो में 30 क्वेश्चन आपको बता दिए थे, तो उसके आगे से हम इस क्वेश्चन आगे से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको डिस्कस करेंगे। तो उसमें हम पहला क्वेश्चन आपको बताए थे कि जिस टूल की सहायता से स्क्रू को कसा या ढीला जाता है उसे स्क्रू ड्राइवर कहते हैं। तो और इसमें अब 31 नंबर का क्वेश्चन ये है जो इसमें दूसरा दिया गया है, विद्युत तारों की मोटाई किस उपकरण के द्वारा मापी जाती है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मीटर स्केल, पेंच मापी, वायर गेज, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आप समझते हैं कि विद्युत तारों की मोटाई किस उपकरण में मापा जाता है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। इसमें तीसरा ऑप्शन जो है आपका वो सही है, ये वायर गेज आपका तीसरा ऑप्शन सही है। और इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, मोटे व पतले तार काटने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो आपको पता होगा तार को काटने के लिए क्या क्या प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन इसमें देखिए दिया है, हथौड़ा, कर्तन प्लायर, आरियाँ, छेनी। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो क्या है, वो इसमें सही ऑप्शन है कर्तन प्लायर। कर्तन प्लायर का प्रयोग मोटे व पतले तार को काटने के लिए किया जाता है, इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। अब हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं, स्ट्रोबोस्कोप एक प्रकार का यंत्र है। तो स्ट्रोबोस्कोप किस प्रकार का यंत्र है, अनुरक्षण उपकरण, हस्त टूल, संतुलन उपकरण, परीक्षण उपकरण। तो आपको बता दें कि स्ट्रोबोस्कोप जो है एक प्रकार का परीक्षण उपकरण है। तो इसमें जो आपका चौथा ऑप्शन है ये सही है, परीक्षण उपकरण है ये। अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि स्क्रू ड्राइवर या पेचकस के कितने भाग होते हैं। तो स्क्रू ड्राइवर या पेचकस के अगर आपने थ्योरी पढ़ा तो आपको पता होगा स्क्रू ड्राइवर के 4 भाग होते हैं। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है फीटर वाइज में कितने प्रकार के जबड़े होते हैं। तो फीटर वाइज में 2 प्रकार के जबड़े होते हैं, इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। स्टील की पतली चादर को मोड़ने में प्रयोग किया जाता है, हथौड़ा, प्लायर, आरी, कास्ट हथौड़ा। स्टील की पतली चादर को मोड़ने में प्रयोग किया, तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही है वो है आपका पहला ऑप्शन सही है, हथौड़े का प्रयोग किया जाता है स्टील की पतली चादर को मोड़ने के लिए। अगला ऑप्शन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, खतरे का नोटिस किस विद्युत नियम को प्रदर्शित करता है। तो खतरे का नियम आप अगर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल पढ़े हैं तो उसमें आपको पता होगा कि रूल नंबर 35 जो है वो खतरे के नियम को प्रदर्शित करता है। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन 9 नंबर का क्वेश्चन है कि विद्युत नियम 42 किसका उल्लेख करता है। तो आपने अगर रूल नंबर 42 पढ़ा है तो आपको पता होगा विद्युत नियम 42 जो है वो यंत्रों की सुरक्षा के बारे में, आकस्मिक चार्ज के बारे में, केबल की सुरक्षा, स्ट्रीट बॉक्स के बारे में। तो ये जो नियम है आकस्मिक चार्ज के बारे में उल्लेख करता है, नियम नंबर 42। तो अगला क्वेश्चन 10 नंबर का क्वेश्चन है, मीटर या कटआउट को सील करना किस विद्युत नियम के अंतर्गत आता है। तो आपको बता दें इसमें ऑप्शन हमने नहीं दिया, लेकिन मीटर या कटआउट को सील करना किस विद्युत नियम के अंतर्गत आता है। तो ये नियम नंबर जो है 56, नियम नंबर 56 के अंतर्गत ये आता है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम श्वसन की सबसे आसान विधि कौन सी है। तो कृत्रिम श्वसन की जो सबसे आसान विधि होती है वो मुंह से मुंह में श्वसन देना, ये वाला ऑप्शन सही है इसमें। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वायर गेज है, वायर गेज अनुरक्षण उपकरण है, संतुलन उपकरण है, परीक्षण उपकरण है या कर्मशाला उपकरण है। अगर आप थ्योरी पढ़े हैं तभी इस क्वेश्चन को कर पाएंगे कि वायर गेज जो होता है, वायर गेज एक प्रकार का अनुरक्षण उपकरण है, मतलब कि मेंटेनेंस उपकरण है आपका ये। अब देखते हैं, अब कुछ जो फैक्ट है उसको याद करना पड़ेगा। जैसे अब इसमें क्वेश्चन एक बना कि वायर गेज है, तो आपको पता होगा वायर गेज क्या है, एक प्रकार का अनुरक्षण उपकरण है। तो इसी प्रकार कई क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि हैंड टूल से आपको पूछ ले कि पेचकस क्या है, हैंड टूल है, अनुरक्षण उपकरण है, संतुलन उपकरण है, तो ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, हैंड टूल। इसी प्रकार से इसमें कई क्वेश्चन बन सकते हैं जिसको हमने लिख दिया यहाँ पे। आप देख सकते हैं हैंड टूल के अंतर्गत जो आते हैं पेचकस, रेंच, स्पैनर सेट, पाइप, रेंच, इस प्रकार के जो टूल होते हैं वो हैंड टूल के अंतर्गत आते हैं। और जो आपका अनुरक्षण उपकरण मतलब कि मेंटेनेंस उपकरण जो होते हैं वो क्या क्या हैं, वायर गेज, सोल्डर आयरन, बेरिंग, पुलर, तेल शोधन यंत्र, स्पैनर, बॉक्स स्पैनर आदि। और संतुलन उपकरण के अंतर्गत मतलब संतुलन उपकरण किसे कहते हैं, जो उपकरण मशीनों के संतुलन के लिए प्रयोग किए जाते हैं संतुलन उपकरण कहते हैं। और परीक्षण के अंतर्गत जैसे आगे मेगर हो गया, भू परीक्षक हो गया, एवियोमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर, ऊर्जा मीटर और फेस टेस्टर, ये सब आपके क्या हैं,
ये सब जो है आपके परीक्षण उपकरण हैं। इसी प्रकार से कर्मशाला उपकरण भी होते हैं, लैथ मशीन हो गया, ड्रिल मशीन हो गया, मिलिंग मशीन, वेल्डिंग मशीन, ये सब आपके कर्मशाला उपकरण के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें से कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे क्वेश्चन बताते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया कि लैथ मशीन है और ऑप्शन दे देगा कर्मशाला उपकरण, परीक्षण उपकरण, संतुलन उपकरण, अनुरक्षण उपकरण। तो आपको अगर पता रहेगा कि लैथ मशीन एक प्रकार का वर्कशॉप उपकरण है, मतलब कि कर्मशाला उपकरण है, तो आप कर्मशाला उपकरण वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे। इसलिए इस फैक्ट को याद करना जरूरी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है कि अगला क्वेश्चन 13 नंबर का क्वेश्चन है, छोटे सब स्टेशन का अर्थिंग प्रतिरोध का मान कितना होना चाहिए। तो छोटे जो सब स्टेशन है उनके अर्थिंग प्रतिरोध का मान जो है वो 2 ओम होना चाहिए। ये इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। अब अगला क्वेश्चन जो है वो किससे रिलेटेड है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो आप कुल मतलब कि 143 या 146 नियम हैं। अगर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 की बात करें तो उसमें कुल 146 रूल है। उससे संबंधित कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए उन 146 नियमों को समझना और उसमें से जो मेन फैक्ट है उसको याद करना ज़रूरी होता है। तो हम बता दें आपको कि इसमें 1956 जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल है उसमें कुल 146 रूल हैं। अब उसमें से जो कुछ मेन क्वेश्चन है, कुछ जो मेन रूल्स हैं उसको आपको बता देते हैं कौन कौन से हैं। ये देखिए, इतने जो रूल आपको यहाँ पे हम दिखा रहे हैं ये सारे रूल क्या है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो रूल नंबर 35 है वो डेंजर नोटिस का है। रूल नंबर 44 जो है इंस्ट्रक्शन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। ये रूल आप नोट कर लीजिए और बुक में इसकी हिंदी दी गई है। इन्हीं रूल से संबंधित कई प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर हम इन 146 नियम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएं तो लगभग 150 से ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। इसलिए मेन रूल को हमने मेंशन कर दिया गया है, आप यहाँ पर इसको नोट कर लीजिए जो मेंस रूल हैं। ये देखिए, रूल नंबर 30, 35, 37, 38, 39, 44, 46, 49 ये सब मेन रूल हैं। इसी से क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। तो इसके बाद हम अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नोट कर लीजिए इसको। इसके आगे भी है, इसको भी नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, भारत में घरेलू उद्देश्य के लिए बिजली का वितरण किसके रूप में लिया जाता है। तो भारत में घरेलू उद्देश्य के लिए जो घरों में जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन आती है वो कितना होता है, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज का होता है, आपको पता ही होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन, ये पहला ऑप्शन सही है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, किसी भी नए इंस्टॉलेशन पर वायरिंग के पूरा होने पर किन नियमों का सत्यापन किया जाना है। ये क्वेश्चन भी इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल से है, भारतीय विद्युत नियम से है। उसको पढ़ना होगा आपको, तभी आप समझ पाएंगे। किसी भी नए इंस्टॉलेशन पर वायरिंग के पूरा होने पर किन नियमों का सत्यापन किया जाना है। तो इसमें जो है दूसरा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन सही है, भारतीय विद्युत नियम 1956। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से अर्थिंग इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध कितना होना चाहिए। तो सुरक्षा की दृष्टि से अर्थिंग इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध जो होना वो प्रतिरोध होना चाहिए, कम होना चाहिए। सुरक्षा की दृष्टि अर्थिंग इलेक्ट्रोड लगाएंगे उसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये आपका 16 नंबर क्वेश्चन हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम बात करते हैं 17 नंबर के क्वेश्चन की। 17 नंबर का क्वेश्चन वो कर रहा है कि भवन की नींव से भूमिगत केबल की न्यूनतम दूरी होना चाहिए। मतलब जो भवन की नींव है, अगर यहाँ पे अंडरग्राउंड केबल जा रही है तो उसकी न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए, 100 सेमी, 10 सेमी, 50 सेमी, 5 सेमी। तो इसका ऑप्शन सी ऑप्शन सही है, 50 सेमी होना चाहिए। अब हम 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। घरेलू बिजली वायरिंग पर कार्य करते समय कौन सा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण नहीं है। कहने का मतलब, अगर हम घरेलू बिजली वायरिंग पर कोई काम कर रहे हैं तो कौन सा ऐसा उपकरण है जो सुरक्षा के लिए नहीं है। तो इंसुलेटेड शूज़, मतलब कि इंसुलेटेड जूते का प्रयोग करना चाहिए, ये भी सुरक्षा उपकरण है। ग्लव्स, ये भी सुरक्षा उपकरण है। इंसुलेटेड टूल्स, ये भी सुरक्षा। ब्लैक गॉगल्स, मतलब काला चश्मा। तो वायरिंग करते समय कोई भी बिजली संबंधी कार्य में चश्मा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो इसमें से ये वाला ऑप्शन सही है, ये आपका सुरक्षा उपकरण नहीं है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि इलेक्ट्रिक दुर्घटना का परिणाम हो सकता है बॉडी ऑफ इंजरी, मतलब कि शरीर को चोट लग सकती है।
अगर इलेक्ट्रिक फॉल्ट होता है या इलेक्ट्रिक दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होता है, तो उसका परिणाम क्या क्या हो सकता है? बॉडी ऑफ इंजरी मतलब शरीर पर चोट लग सकती है। बर्निंग ऑफ ए पार्ट ऑफ बॉडी मतलब शरीर का कोई हिस्सा जल सकता है। तीसरा ऑप्शन है डेथ ऑफ ए पर्सन मतलब किसी की मृत्यु हो सकती है। ऑल ऑफ एबव। तो अगर इलेक्ट्रिकल दुर्घटना है मतलब इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है किसी को, तो शरीर पर भी चोट लग सकती है, उसका त्वचा भी जल सकता है और व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। अगर बहुत देर तक उसको करंट लगता है उसकी मौत भी हो सकती है। ऑल ऑफ एबव मतलब इनमें से सारा। तो इसमें चौथा ऑप्शन बेटर है, क्योंकि चौथा ऑप्शन इलेक्ट्रिक दुर्घटना से ये तीनों चीज़ें हो सकती है। अब हम 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच आर द फायर मतलब कि विच आर द फायर एक्सटिंग्विशर यूज्ड अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फायर, मतलब कि इलेक्ट्रिक फायर के मतलब कि अगर आग लग जाता है तो किस प्रकार के अग्निशामक, इसका ये जो मतलब है, इसका मतलब है अग्निशामक यंत्र, किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें इसका सारे ऑप्शन इसको देखते हैं पहले कौन कौन सा ऑप्शन दिया गया है। इसमें 4 ऑप्शन दिया। ड्राई पाउडर अग्निशामक, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक, कार्बन डाइऑक्साइड के गैस और ऑल ऑफ एबव। तो इनमें से तीनों में से हम किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें चौथा ऑप्शन जो है आपका सही है, ये ऑल ऑफ एबव। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 21 नंबर का जो क्वेश्चन है, सेवरिटी ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर, मतलब कि विद्युत झटका जब लगता है तो वो किन चीज़ों पर निर्भर करता है, उसका मतलब कितनी तेज़ी से लगेगा वह किन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो पहला ऑप्शन है सप्लाई सिस्टम और ACDC, और दूसरा ऑप्शन है वोल्टेज एंड करंट रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी। ऑल ऑफ एबव। तो इसमें से चौथा ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि जो हमारे शरीर को इलेक्ट्रिक शॉक अगर लगता है तो DC और AC कितना है उस पर भी निर्भर करता है, वोल्टेज करंट का मान ज़्यादा या कम उस पर भी निर्भर करता है, और हमारे शरीर का प्रतिरोध कितना है इस पर भी निर्भर करता है, क्योंकि हमारे शरीर के विभिन्न विभिन्न अंगों की प्रतिरोध अलग अलग होता है, इसलिए इन सब चीज़ों पर निर्भर करता है। इसलिए इसमें चौथा ऑप्शन सही है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विद्युत दुर्घटना का कारण नहीं है, मतलब कौन सा मतलब विद्युत दुर्घटना कारण नहीं? विदाउट मेंटेनिंग डिसिप्लिन, लैक ऑफ नॉलेज, नेग्लेक्टिंग द ऑर्डर ऑफ सुपरविजर, यूज़ ऑफ प्रॉपर सेफ्टी डिवाइस। विद्युत दुर्घटना का कारण कौन सा इसमें नहीं है? यूज़ ऑफ प्रॉपर सेफ्टी डिवाइस। अगर आप सेफ्टी डिवाइस का प्रयोग नहीं करते हैं तो विद्युत दुर्घटना हो सकता है, इसलिए इसमें चौथा ऑप्शन सही है। अब इसमें हम 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन जो है कि विद्युत फाल्ट के कारण आग लगने का कारण है, मतलब जब विद्युत फाल्ट होता है तो किस वजह से आग लग जाती है। तो पहला ऑप्शन है ओवरलोडिंग मशीनरी, मतलब मशीन के ओवरलोड हो जाने पर, फेल्योर ऑफ अर्थिंग सिस्टम को फेल हो जाने पर, लूज कनेक्शन मतलब को जो वायर जुड़े हैं वो लूज तो नहीं है, ऑल ऑफ एबव इनमें से सभी। तो इनमें से सभी ऑप्शन जो है विद्युत फाल्ट का जब फाल्ट होता है आग लगने के कारण, ये सभी ऑप्शन क्या हैं उसकी जिम्मेदार हो सकते हैं। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो 24 नंबर क्वेश्चन है। वाई CO2 अग्निशामक यूज इन मोस्ट ऑफ एप्लीकेशंस, मतलब कि CO2 अग्निशामक यंत्र का प्रयोग ज़्यादातर अप्लायंसेस में क्यों किया जाता है? तो इफेक्टिव कूलिंग की वजह से, मतलब कि अधिक ज़्यादा तेज़ी से वह आग को बुझाता है इसलिए, यूज़ ऑन लाइव इलेक्ट्रिक सर्किट, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑल ऑफ एबव। तो इनमें से तीनों ऑप्शन जो है वो सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का क्वेश्चन। ये जब रोगी के सीने अथवा पेट में चोट लगी हो तो कृत्रिम श्वसन की विधि कौन सी हो सकती है? नेल्सन विधि, शेफर विधि, मुंह से श्वसन विधि, ये नेल्सन मेथड जो है अगला। तो इसमें से जो ऑप्शन सही होगा, आप जानते हैं कि जब रोगी के सीने अथवा पेट में चोट लगी हो या उसका त्वचा जल गया हो तो उसके लिए जो होता है मुंह में श्वसन की विधि सबसे आसान होती है, क्योंकि उसके सीने अथवा पेट में चोट लगी है तो उसके बल उसको लेटा नहीं सकते और त्वचा भी जल सकती है। इसमें जो त्वचा भी अगर जली हुई है तो हम मुंह में श्वसन की विधि को प्रयोग करते हैं। इसमें तीसरा ऑप्शन जो है आपका सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन है। द बेस्ट वे ऑफ अवॉइडिंग एक्सीडेंट इज बाई, मतलब कि विद्युत दुर्घटना से बचने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो डूइंग वर्क इन एंशिएंट वे, डूइंग वर्क इन वंस ऑन वे, ऑब्जर्विंग सेफ्टी रूल्स रिलेटेड टू जॉब, यूजिंग सेफ्टी इक्विपमेंट। तो सबसे अच्छा तरीका है विद्युत दुर्घटना से बचने का कि आप सेफ्टी रूल को फॉलो कीजिए अपने जो काम कर रहे हैं उसमें। तो इसमें 26 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें तीसरा ऑप्शन सही है। अब 27 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हथौड़े को वर्गीकृत किया जाता है किसके अनुसार? वजन के अनुसार, फ्रेम के आकार और वजन के अनुसार, हील शेप एंड वजन,
एज पर दियर हैंडल लेंथ, हैंडल के लेंथ के अनुसार। तो जो 27 नंबर का आपका क्वेश्चन है, हथौड़े को वर्गीकृत कैसे करते हैं, फ्रेम के आकार और वजन के अनुसार। देखिए इन सब ये जो सब क्वेश्चन है आप इनको ऑब्जेक्टिव टाइप की तरह भी ले सकते हैं और वन लाइनर भी ले सकते हैं। जैसे आप वन लाइनर के लिए याद कर लेंगे हथौड़े को वर्गीकृत कैसे करते हैं, फ्रेम के आकार और वजन के अनुसार। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है, वो है हेक्सा ब्लेड किससे बना होता है। तो ऑप्शन दिया है माइल्ड स्टील, अगला ऑप्शन स्टेनलेस स्टील, तीसरा ऑप्शन है हाई कार्बन स्टील और चौथा ऑप्शन है हाई स्पीड स्टील। तो इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही है, हाई स्पीड स्टील का हमारा हेक्सा का जो ब्लेड होता है वो बना होता है। अगला क्वेश्चन है वायर गेज का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, लेंथ ऑफ वायर, वायर की लंबाई नापने के लिए, और एरिया ऑफ वायर मतलब कि वायर का एरिया नापने के लिए, डायमीटर ऑफ वायर डायमीटर के लिए और थिकनेस के लिए। तो आप जानते हैं कि जो वायर गेज होता है उसका प्रयोग करते हैं डायमीटर को मापने के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द टूल विच इज़ यूज फॉर मेकिंग वायर हुक्स एंड लूप्स। मतलब उस टूल का नाम बताइए जिसका प्रयोग हम वायर के वायर का प्रयोग हुक के लिए और लूप के लिए करते हैं। तो पहला ऑप्शन है फ्लैट नोज प्लायर, दूसरा ऑप्शन है साइड कटिंग प्लायर, तीसरा ऑप्शन है राउंड नोज प्लायर और चौथा ऑप्शन है लॉन्ग नोज प्लायर। तो इसमें से जो तीसरा ऑप्शन है वो आपका सही है। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 31। उस पदार्थ का नाम बताइए जिससे स्क्रू ड्राइवर का ब्लेड बना होता है। मतलब जो पेचकस होता है आपका वो किस प्रकार के पदार्थ के ब्लेड से बना होता है। तो जो ऑप्शन आपके दिए वो है टेम्पर्ड स्टेनलेस स्टील कठोर और टेम्पर्ड माइल्ड स्टील कठोर और टेम्पर्ड सॉफ्ट स्टील कठोर और टेम्पर्ड कार्बन स्टील। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से इस आज का ये वीडियो समाप्त होता है और अगले वीडियो में हम ये चैप्टर जो पहला है टूल्स एंड एसेसरीज, औजार एवं उपकरण, ये चैप्टर इसी के साथ ख़त्म हो गया है। जो आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है वो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल से आएगा। तो अगर आप इसमें चाहते हैं कि 20 क्वेश्चन में और लाऊं तो आप कमेंट करके बताइए 20 क्वेश्चन लाएँ कि न लाएँ। और बाकी इसके अगला वीडियो जो होगा वो इंस्टॉलेशन जो आपका दूसरा चैप्टर है उस पर आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि उसका थ्योरी मैंने पढ़ लिया है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जल्दी से ला देंगे।